आदाब नाज़रीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 73वें एडिशन में हैदराबाद की बोयिनपल्ली तरकारी मार्केट की सिताइश की, जो ख़राब होने वाली तरकारियों से बरक़ी पैदा करते हुए आमदनी हासिल कर रही है। मोदी ने कहा कि बोयिनपल्ली तरकारी मार्केट का कचरा अब दौलत में तब्दील हो गया है। उन्होंने कहा, हमने ये देखा है कि इस मार्केट की सब्जियां मुख्तलिफ गैर सेहतमंदाना माहौल की फैलने की कई वजूहात की वजह से सड़ रही हैं। ताहम हैदराबाद की इस बोयिनपल्ली तरकारी मार्केट के ताजिरों ने इस सड़ी हुई तरकारियों से बरक़ी की पैदावार का फैसला किया। इस मार्केट का कचरा अब दौलत में तब्दील हो गया है। यह कचरे को सोने में बदलने का सफ़र है। यहाँ से हर दिन एक प्लांट में तकरीबन 10 टन कचरा निकाला जा रहा है। 30 किलो बायोफ्यूल के अलावा रोज़ाना तकरीबन 500 यूनिट बरक़ी की पैदावार हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सड़ी हुई तरकारियों से पैदा की जाने वाली बरक़ी से मार्केट को रोशन किया जा रहा है और बायोफ्यूल का इस्तेमाल मार्केट के कैंटीन में पकवान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हैदराबाद के बोयिनपल्ली में एक स्थानीय सब्जी मंडी किस तरह अपने दायित्व को निभा रही है, ये पढ़कर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सब ने देखा है कि सब्जी मंडियां में अनेक वजहों से काफी सब्जी खराब हो जाती है। ये सब्जी इधर-उधर फैलती है, गंदगी भी फैलाती है। लेकिन बोयिनपल्ली की सब्जी मंडी ने तय किया कि हर रोज बचने वाली इन सब्जियों को ऐसे ही फेंका नहीं जाएगा। सब्जी मंडी से जुड़े लोगों ने तय किया, इससे बिजली बनाई जाएगी। बेकार हुई सब्जियों से बिजली बनाने के बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। यही तो इनोवेशन की ताकत है। आज बोयिनपल्ली की मंडी में पहले जो वेस्ट था, आज उसी से वेल्थ क्रिएट हो रही है। यही तो कचरे से कंचन बनाने की यात्रा है। वहां हर दिन करीब 10 टन वेस्ट निकलता है। इसे एक प्लांट में इकट्ठा कर लिया जाता है। प्लांट के अंदर इस वेस्ट से हर दिन 500 यूनिट बिजली बनती है और करीब 30 किलो बायोफ्यूल भी बनता है। इस बिजली से ही सब्जी मंडी में रोशनी होती है और जो बायोफ्यूल बनता है, उससे मंडी की कैंटीन में खाना बनाया जाता है ना कमाल का प्रयास। ऐसा ही एक कमाल हरियाणा के पंचकुला की बड़ौद ग्राम पंचायत ने भी करके दिखाया है। इस पंचायत के क्षेत्र में पानी की निकासी की समस्या थी। इस वजह से गंदा पानी इधर-उधर फैल रहा था, बीमारी फैलाता था। लेकिन बड़ौद के लोगों ने तय किया, इस वाटर वेस्ट से भी वेल्थ क्रिएट करेंगे। ग्राम पंचायत ने पूरे गांव से आने वाले गंदे पानी को एक जगह इकट्ठा। साबिक नायब सदर हामिद अंसारी ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज नहीं हैं। उन्होंने 3 साल कबल भी इस तरह के रिमार्क्स दोहराए थे। ताज़ा तौर पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। उन्होंने ये बात एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कही। अंसारी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की लुगत में हकीकी सेक्युलरिज्म के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। ये पूछे जाने पर कि क्या 2014 से पहले सरकारी लुगत में सेक्युलरिज्म के लिए कोई लफ्ज़ मौजूद थे, हामिद अंसारी ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि मुकम्मल तौर पर नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अजियत देकर एतराफ़ जुर्म करवाया जा रहा है। इंटरव्यू के दौरान हामिद अंसारी से सवाल किया गया कि आप कई सालों तक नायब सदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सरबराह और सिफारतकार रहे। इस मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपको ये तबसरा क्यों करना पड़ा कि आपके दौर इक़्तिदार के आखिरी अय्याम में मुसलमान महफूज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यह राय अवाम की राय की बुनियाद पर उन्होंने दी है। उन्होंने इस मौके पर मुसलमानों पर हमले का हवाला दिया। ये पूछे जाने पर कि क्या वाक़यात दूसरे हिंदुओं के साथ हुए हैं, अंसारी ने कहा कि हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे की बेहुरमती से पूरे मुल्क को काफ़ी दुख हुआ है। उन्होंने ये बात मन की बात में कही।
वज़ीर-ए-आज़म ने आकाशवाणी पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के दूसरे एडिशन की 20वीं किस्त में कौम से खिताब करते हुए कहा कि साल 2021 में कई नई शुरुआत हुई हैं, लेकिन दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे की बेहुरमती देखकर मुल्क बहुत दुखी भी हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें आने वाले वक्त को नई उम्मीद और नए तरीके से उभारना है। हमने गुज़िश्ता साल गैर मामूली सब्र और हिम्मत का सबूत दिया। इस साल भी हमें सख्त मेहनत करके अपने अज़्म को साबित करना है, अपने मुल्क को और तेज़ रफ्तारी से आगे ले जाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस मार्केट पिच से भी बहुत अच्छी माफ़ करना हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती परेशानियों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। हमारे खिलाड़ियों की सख्त मेहनत और बाहमी ताउन बास तहरीक है। बदला है, देश को आगे बढ़ाया है। यानी जमीनी स्तर पर काम करने वाले अनसंग हीरोज को पद्म सम्मान देने की जो परंपरा देश ने कुछ वर्ष पहले शुरू की थी, वो इस बार भी कायम रखी गई है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इन लोगों के बारे में, उनके योगदान के बारे में जरूर जानें, परिवार में उनके बारे में चर्चा करें। देखिएगा, सबको इससे कितनी प्रेरणा मिलती है। इस महीने क्रिकेट पिच से भी बहुत अच्छी खबर मिली। हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। हमारे खिलाड़ियों का हार्ड वर्क और टीम वर्क प्रेरित करने वाला है। इन सब के बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है, अपने देश को और तेज गति से आगे ले जाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को भी करीब करीब 1 साल पूरा हो गया है। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत रियासती वजीर खजाना हरीश राव ने जिला संगारेड्डी के पोलक्कल मंडल में गंगलुरु गांव को गोद लेने पर रियासती कमर्शियल टैक्स महकमा के अहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। इनकम टैक्स और IRS हुक्काम ने इतवार के रोज वजीर हरीश राव से मुलाकात की। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि जो अफसरान मुस्तकिल तौर पर अपने फ़राइज़ में मसरूफ रहते हैं, उन्होंने गंगलुरु को एक समाजी जिम्मेदारी के तौर पर अपनाया और लोगों के लिए काम करने को अपना मकसद बनाया। वजीर ने रियासत में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए फलाह व बहबूद और तरक्याती प्रोग्रामों के बारे में उन्हें आगाह किया। इसके अलावा उन्हें कर्ज माफ़ी, किसानों की इंश्योरेंस और मार्केटिंग की सहूलत की तश्कील के बारे में हुकूमत की तरफ से किए गए प्रोग्रामों में मिशन भगीरथा और मिशन काकतिया मनसूबों के नुक्ते नज़र की तफसीलात से भी वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि ये स्कीमें मुल्क के लिए मिसाली हैं। इस मौके पर अहदेदार ने दिलचस्पी के साथ जिले सिद्दीपेट की तरक्की के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने गंगलुरु गांव में मुख्तलिफ तरक्याती सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए अफसरान, कलेक्टर हनुमंतराव और दीगर जिलाई अहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए जायजा लिया। नायब सदर नशीन कौमी कमीशन बराए अक़लियत आतिफ रशीद ने हुकूमत तेलंगाना से ख्वाहिश की कि वो तेलंगाना वक्फ बोर्ड में जारी बदउनवानियों के खात्मे के लिए CBI तहकीक़ात के लिए मरकज़ को मकतूब रवाना करे। इसके अलावा रियासती हुकूमत व वज़ीर आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम की अमलावरी के लिए अजला में ज़िलाई सतह की कमेटियों का फौरी क़याम अमल में लाए। आतिफ रशीद आज हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना में अक़लियतों की तालीमी ज़रूरियात की तकमील के लिए कसीर रुक़ूमात जारी किए हैं, जिसके बाद तेलंगाना में अक़ामती स्कूल का प्रोजेक्ट पुरसुकून अंदाज में जारी है। ये मुझे पुराने माइनॉरिटीज कमीशन ने क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे मालूम नहीं है। मुझे
अल्पसंख्यक आयोग ने यहाँ दौरा करा और मुझे यहाँ प्रेजेंटेशन मिला है। मैं वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल को डायरेक्शन जरूर दूंगा कि यहाँ पर यदि भ्रष्टाचार के कोई सबूत मिलते हैं पहले अपने लेवल पर इंक्वायरी करी जाए, और यदि ऐसा लगता है कि वास्तव में इनमें दम है तो इसमें सीबीआई इंक्वायरी जरूर सेटअप होनी चाहिए। आतिफ साहब, देखिए मैं यूसुफ भाई एक मिनट प्लीज एक मिनट कंक्लूड करो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुनिए ना, आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बताइए ना, व्हाट इज योर क्वेश्चन क्वेश्चन? यही है कि मेरा डिजिटलाइज के लिए हाँ। जितनी प्रॉपर्टी जो आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है उसको बहुत ही जल्दी, यहाँ अधिकार आपके साथ बढ़े, बहुत ही जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कर दिया जाए। और देखिए सेकेंड जो मेरा है, यहाँ की जो तेलंगाना गवर्नमेंट का है वो आज भी किराएदार पे डिजिटलाइज मशीन से नहीं बल्कि जो है रिसीप्ट पे किराया लेती है, जिसमें बहुत बड़ा करप्शन हो सकता है, हो रहा है। इसको भी यहाँ तक के देखिए, आप मांगने वाला भी डिजिटलाइज मशीन से मांगता है, लेकिन आज तक 72 साल हो गए। यूसुफ भाई मैं आपकी बात समझ गया, मैं बुलेट पॉइंट बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल। जियो मैपिंग, जियो टैगिंग जी और जीपीएस मैपिंग जी और वक्फ प्रॉपर्टीज का डिजिटलाइजेशन, जी इसके लिए भारत सरकार पैसे दे रही है, 100% पैसे दे रही है। अब ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको यथाशीघ्र कंप्लीट करे। हम डायरेक्शन देते हैं कि यथाशीघ्र तेलंगाना सरकार इसमें इंटरफेयर करे और इसको करे। दूसरे सुन लीजिए ना, अब आप माइक छोड़ दीजिए, बस मैं आपके सारे। तेलंगाना के 33 अजला में पल्स पोलियो प्रोग्राम का आगाज हो गया। पैदाइश से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है। तमाम बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों और दीगर अहम मुकामात पर बच्चों को खुराक देने के लिए इंतजाम किए गए हैं। ऐसे बच्चे जिन्हें आज किसी वजह से खुराक नहीं दी जा सकी, बाद में उन बच्चों का घर घर जाकर अहाता किया जाएगा। इस तरह से आंध्र प्रदेश में भी पल्स पोलियो का मुख्तलिफ अजला में आगाज अमल में आया। पोलियो मराकज़ पर खवातीन अपने बच्चों को लेकर जो के 5 साल के उम्र के हैं, पल्स पोलियो दवा पिलाने के लिए हाजिर हुई। అతనిలాగా రావాలి టైంకి వచ్చే టైంకి वजीर सेहत इटाला राजेंद्र और वजीर लेबर मल्ला रेड्डी ने शाहमीरपेट मेडचल जिले में नवमौलूद बच्चों से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो ड्राफ्ट डालने का इफ्तिताह अमल में लाया। वजीर सेहत ई राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज रियासत भर में 38,31,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो ड्राफ्ट डालने के लिए 23,331 बूथ कायम करने के अलावा 871 मोबाइल टीमें तश्कील दी गई हैं। इस मौके पर वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पोलियो ड्राफ्ट डालने का इफ्तिताह अमल में लाया। सबिता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि 2 खतरे पोलियो ड्राफ्ट डालने से बच्चों की जिंदगी में रोशनी आएगी, इसलिए महकमे सेहत से ताउन करते हुए नवमौलूद से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्राफ्ट डालने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने बताया कि रंगारेड्डी जिले में 1551 बूथ कायम करते हुए 3 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो ड्राफ्ट डालने के इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने बंजारा हिल्स के एनबीटी सेंटर में पल्स पोलियो ड्रॉप्स डालने का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद बताया कि हैदराबाद में बड़े पैमाने पर पल्स पोलियो ड्रॉप्स डालने के लिए महकमे सेहत की जानिब से इंतजाम करते हुए हैदराबाद में 5 लाख बच्चों की निशानदेही की गई है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद को इस बात का एजाज़ हासिल है कि यहाँ पर कोरोना वैक्सीन तैयार की गई। इस मौके पर टीआरएस रुकन असेंबली डी नागेंद्र और कारपोरेटर विजय लक्ष्मी और दीगर मौजूद थे। అదేవిధంగా శామర్పేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి మహర్దశ తీసుకురాబోతున్నానని చెప్పినందుకు మనమందరం కూడా కృతజ్ఞులమై ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రతి వారికి కూడా ఈ యొక్క నిండు జీవితానికి 2 చుక్కలు జీవితాంతం అంగవైకల్యం రాకుండా కాపాడుకున్నటువంటి ఈ యొక్క పొలియో ఉన్నారు. వాళ్ళ యొక్క స్ఫూర్తితో ఈ యొక్క డాక్టర్ వినోద్ గారికి, తర్వాత డిప్యూటీసీ ముక్క జంగారెడ్డి గారికి వెరీ గుడ్ గుడ్ బాయ్.
మీకు సంతోషంగా తెలియజేస్తాము. ఆ హక్కు కూడా మన దగ్గరనే ఉంది. ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ వ్యాక్సిన్ ఎవరికి ఇవ్వాలనేటువంటిది ఇండికేట్ చేసినది కాబట్టి మనం వాళ్ళ ప్రోటోకాల్స్ ప్రకారంగా, వాళ్ళ సిస్టమ్ ప్రకారంగా, వాళ్ళ ఆదేశాల ప్రకారంగా వాళ్ళు సప్లై చేసే వ్యాక్సిన్ని ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వపరమైనటువంటి మన డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసి, ఆరోగ్య శాఖలో పనిచేసి అందరికీ కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ దాదాపు 70-85% మనం పూర్తి చేసుకున్నాం. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో పనిచేసినటువంటి వైద్య సిబ్బంది కూడా ఇవాళ మొదలు పెట్టుకొని దాదాపు కంప్లీట్ దశకు వస్తూ ఉంది. ఆ తదుపరి మనకి 50 సంవత్సరాల పైబడి ఉన్న వాళ్లకు, రకరకాల జబ్బులతో బాధపడే వాళ్లకు, వాళ్ళు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, అదేవిధంగా మనకు సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ కావచ్చు, ఇలాంటి ఫోర్స్లో ఉండి పనిచేసే వాళ్ళకు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాలని చెప్పి భావిస్తా ఉంది. మాకు అనేక దిక్కుల నుంచి ఇవాళ ప్రెస్ వాళ్ళం కూడా మేము ప్రజలలో ఉంటా ఉన్నాం, మాసెస్లో ఉంటా ఉన్నాం, మాకు కూడా ప్రమాదం పొంచి ఉన్నది, మాకు ఇవ్వమని చెప్పి కోరి దరఖాస్తులు కావచ్చు. ఇంతకుముందు అడ్వకేట్లు వచ్చి మేము వందల సంఖ్యలో కోట్లలో ప్రజలిస్తూ ఉంటారు మాలాంటి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పటికే నిన్ననే కేంద్ర వైద్య శాఖతో మాట్లాడడం జరిగింది. దాన్ని ఇంకెంత విస్తృతపరచండి, మరిన్ని లక్షల డోసులు వెంటనే అందించే ప్రయత్నం చేయండి, ఈ ప్రాసెస్ కొనసాగిస్తామని చెప్పి నేను మాట్లాడడం జరిగింది. తప్పకుండా త్వరలోనే ఈ వ్యాక్సిన్ పెద్ద ఎత్తున అందుబాటులోకి వచ్చి వీళ్ళు వాళ్ళు అని త్వర లేకుండా ప్రయారిటైజ్ చేసుకుని వ్యాక్సిన్ అందిస్తామని చెప్పి మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నా. తెలంగాణ రాష్ట్రం వైద్య మిషన్లో పేదలకి ఉచితంగా నాణ్యమైనటువంటి వైద్యాన్ని అందించే ప్రణాళికలు రూపొందించినప్పటికీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో నిలబెట్టకపోవచ్చు. మరి ఈ షామిరిపేట హాస్పిటల్ కూడా ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున యాక్సిడెంట్స్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ రాజారావు దాని మీద ఇక్కడ ఒక ట్రామా కేర్ సెంటర్ ఉండాలి. तेलंगाना स्टेट शूटिंग बॉल एसोसिएशन के ज़रिए तमाम अंडर 17 और अंडर 19 रियासत सतह के खेलों की अख्तामी तकरीब में वजीर पंचायत राज इराबली दयाकर राव ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए फातिहीन में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वजीर इराबली दयाकर राव ने कहा, मुझे खेल कूद से काफ़ी दिलचस्पी थी और मैं कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल और तैराकी में हिस्सा लिया करता था। चाहे जो भी मुकाबला हो इसमें मैंने कामयाबी हासिल की। मैंने पहला इलेक्शन हारा था, ताहम इसके बाद मैंने बतौर एमएलए की हैसियत से कामयाबी हासिल की। उन्होंने नौजवानों से खेलों में दिलचस्पी लेने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को अच्छी तरगीब दे रही है। मैं न सिर्फ जीतने वालों बल्कि हारे हुए लोगों की भी तारीफ करता हूं। उन्होंने खेलों की कामयाबी मुनक्किद शुदनी पर मुताल्लिका अमले को मुबारकबाद दी। कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से पिछले 10 माह के तवील वक्फे के बाद तेलंगाना के तमाम तालीमी इदारे कल से दोबारा खुल जाएंगे। हुकूमत के फैसले के मुताबिक 1 फरवरी से 9वीं और इससे ऊपर की जमातों को कल से खोला जा रहा है। कोविड-19 के सिलसिले में दी गई एहतियाती तदाबीर पर इंतजामिया को अमल पैरा होना पड़ेगा। तालीमी इदारों ने तलबा में समाजी फासले को यकीनी बनाने के इंतजाम कर लिए हैं। हर तालिब इल्म के दरमियान 6 फीट का फासला रहेगा और एक क्लासरूम में 20 से ज़्यादा तलबा नहीं होंगे। वो तलबा जो वालिदैन की इजाज़त से स्कूल को आना नहीं चाहते हैं और घर पर ही खेल पढ़ना चाहते हैं, उन्हें उसकी इजाज़त दी जाएगी। और जो तलबा स्कूल में आकर पढ़ना चाहते हैं उन्हें अपने वालिदैन की जानिब से दिए जाने वाला इजाज़तनामा लाना होगा। तालीमी इदारे थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे जो कि कोविड-19 के एहतियाती तदाबीर का एक हिस्सा है। सरकारी स्कूल में हाजिर होने वाले तलबा को कोविड-19 के एहतियाती प्रोटोकॉल के मुताबिक दोपहर का खाना फराहम किया जाएगा। मंचिरियाल जिले की एक 55 साला खातून कोविड-19 वैक्सीन का शॉट लेने के कुछ दिनों बाद इंतकाल कर गई। इस खातून की शनाख्त शीला के नाम से हुई है जो फील्ड सतह की हेल्थ वर्कर थी। शीला ने 19 जनवरी को कोविड वैक्सीन लिया था जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर कासीपेट में दिया गया। शीला कल रात निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में दौरान इलाज फौत हो गई। कासीपेट की रहने वाली शीला को शदीद तनफ्फुस की शिकायत पर मंचिरियाल के दवाखाने में शरीक करवाया गया था।
तबीयत बिगड़ने पर हफ्ते की शाम निम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। शीला रात 11 बजे इंतकाल कर गई। तेलंगाना डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने आज कहा कि शीला की मौत वैक्सीन की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसे हमा अक़साम की बीमारियां थीं, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने शहर हैदराबाद के कोटी इलाके के एक प्राइवेट अस्पताल में जेर इलाज सीपीआई के कौमी जनरल सेक्रेटरी डी राजा की आयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने डॉक्टर से सीपीआई रहनुमा की सेहत के बारे में बातचीत की और बेहतर इलाज का मशवरा दिया। राजा पार्टी के इजलास के लिए यहां पहुंचे थे, ताहम अचानक अलील होने पर उनको शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने उनकी पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार देने पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि वो किसी से वाबस्ता नहीं है, सिर्फ अवाम से उनका ताल्लुक है। कुलबुर्गी में एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अवाम के साथ हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस के खिलाफ कई इल्जामात लगाए गए हैं। हमने मगरबी बंगाल असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। तब से बैंड बाजा पार्टी, जो कभी कांग्रेस के नाम से जानी जाती थी, उसने कहना शुरू किया कि मजलिस बीजेपी की बी टीम है। इसके बाद ममता बनर्जी ने भी यही कहना शुरू किया। क्या वो सिर्फ मेरे बारे में ही तनकीदें करेंगे? क्या मैं ही वाहिद शख्स हूं जिसके बारे में वो बात करेंगे? मैं किसी और का नहीं बल्कि अवाम का नुमाइंदा हूं, असदुद्दीन अवैसी ने कहा। तेलंगाना में राशन डीलर्स बायोमेट्रिक के जरिए राशन का सामान फराहम कर रहे थे, लेकिन अब तेलंगाना हुकूमत ने फिंगर प्रिंटिंग के अमल को ख़त्म करने और ओटीपी के जरिए राशन तकसीम करने का फैसला किया है, जिसके बाद इस्तेफादा कुनिंदगान अपने फ़ोन नंबर को आधार कार्ड से मुंसलिक कराने के लिए मी सेवा मराकज़ में कतार में खड़े नजर आए। वाज़ेह है कि अब तक डीलर्स राशन कार्ड नंबर पर मुहर लगाने के बाद चावल समेत सामान दे रहे थे, लेकिन तेलंगाना हुकूमत फिंगरप्रिंट पॉलिसी को अलविदा कहने का फैसला किया है। राशन शॉप्स पर बायोमेट्रिक सिस्टम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करते हुए इसके बजाय ओटीपी के जरिए राशन सामान तकसीम करने के लिए एक नई पॉलिसी अपनाई जा रही है। ये तरीका फरवरी से नाफिज होगा। ईपीएस डिवाइस पर डीलर के एंट्री करने के साथ ही ग्राहक के फ़ोन पर ओटीपी आ जाता है। राशन सामान ओटीपी की बुनियाद पर मुहैया किया जाएगा। अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने आउटर रिंग रोड पर पेद्दा अंबरपेट के करीब एक गैंग से ममनुआ गुटखा बरामद किया। यह गैंग बीदर से आंध्र प्रदेश को बोलेरो गाड़ी में गुटखा मुंतकिल कर रहा था। पुलिस ने गुटखा जब्त कर लिया, जिसकी मालियत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया जो ये गुटखा ले जा रहा था। पुलिस ने एक मामला रजिस्टर करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस ने बताया कि एक गैंग जानने वालों को ममनुआ गुटखा फरोख्त करके गैर कानूनी तरीके से कमाई कर रहा था। रियासत तेलंगाना के जिले नलगुंडा में एक शख्स ने बीवी का कत्ल करने के बाद खुदकशी कर ली। यह वाकया बदारम मंडल में आज सुबह रोनुमा हुआ। शामैया नामी शख्स ने लाठी से पिटाई करके अपनी 50 साला बीवी रामुलम्मा का कत्ल कर दिया। इसके बाद भी खुद भी कीड़े मार दवा पी ली। फौरी तौर पर इंतहाई इक़दाम की वजह का पता नहीं चल सका। पुलिस छानबीन कर रही है। हैदराबाद के पुराना शहर में कुत्तों के हमले में एक मासूम की जान चली गई। किशनबाग असद बाबा नगर के रहने वाले अयान आज मूसा नदी के पास खेल रहे थे कि उन पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। नाश को बहादुरपुरा पुलिस ने मुर्दा खाना में महफूज करवा दिया है। चादरघाट मेन रोड पर मिट्टी का लोड ले जाने वाली एक टिप्पर लारी मेट्रो पिलर से टकराकर उलट गई, जिससे इलाके में कई घंटों तक ट्रैफिक जाम हो गया। इत्तला मिलते ही ट्रैफिक और चादरघाट पुलिस वहां पहुंची और क्रेन की मदद से टिप्पर को हटा दिया। ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि नींद के गलबे के बाद ये हादसा पेश आया।
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आज बताया कि हैदराबाद में अगले 24 घंटों के दौरान जुज़वी तौर पर आसमान अबरालुब्ध रहेगा और हैदराबाद और आसपास के इलाके में कोहरिया धुंध छाई रहेगी और दर्जे हरारत के 19 से 21 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। आईएमडी की ताज़ा तरीन बुलेटिन में इसकी इत्तला दी गई है। अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के शुमाली साहिली इलाके यानम में हल्की से मुतदिल बारिश का भी इम्कान है और गरज चमक भी हो सकती है। गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जुनूबी साहिली इलाके और रायलसीमा में मौसम खुश्क रहा। तेलंगाना में सबसे कम 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत आदिलाबाद में रिकॉर्ड किया गया। मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने असमत दरी की मुतासिरा की शनाख्त जाहिर करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत करते हुए मीडिया इदारों के लिए गाइडलाइंस यानी रहनुमा उसूल जारी कर दिए हैं। अदालत ने कहा कि असमत दरी या ज्यादती का निशाना बनने वाली मुतासिरा अफराद का असली नाम या इससे जुड़ी कोई भी जानकारी जाहिर नहीं की जा सकती है। मुतासरा शख्स की शनाख्त जाहिर करना उसकी राजदारी के हक की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। औरंगाबाद बेंच ने कहा कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया वगैरह को यकीनी बनाना चाहिए कि असमत दरी या ज्यादती का निशाना बनने वाली खातून की पहचान, उसके स्कूल, वालिदिन के पते या नामों की तफसीलात नहीं शाये की जाएंगी। उसी के साथ ही मीडिया पर वालिदिन के नाम, उनके रिहायशी या दफ्तर के पते भी शाये करने पर रोक लगानी चाहिए। यहाँ तक अगर मुतासिरा की मौत हो गई तब भी मुतासिरा के नज़दीकी रिश्तेदार या सेशन जज की इजाज़त के बगैर नाम या पहचान जाहिर नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि असमत दरी की मुतासिरा लड़की या खातून के नाम को मशहूर करने और उसके नाम की इशाअत से मुताल्लिक़ कोई दूसरा मामला आईपीसी के सेक्शन ए के तहत जुर्म है। दफ़े 376, 228A, 376B, 376C, 376, 376D, 376G के तहत केस की मुतासिरा का नाम छुपाना या शाये करना 2 साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। कानून के तहत असमत दरी और मुतासिरा की रिहाइशगाह, कुंबा, दोस्त, यूनिवर्सिटी या दीगर मुतालिका मालूमात की तफसीलात दायर नहीं की जा सकती। दिल्ली पुलिस ने आज़ाद सहाफ़ी मनदीप पूनिया को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस बात की तस्दीक भी की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मनदीप पूनिया को पुलिस एहलकारों के साथ बदसलूकी करने और सिंघू बॉर्डर पर पुलिस को फ़राइज़ के अंजामदेही में रुकावट डालने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। काबिल गौर बात यह है कि सहाफ़ी मनदीप पूनिया वही हैं जिसने सिंघू बॉर्डर पर किसानों के खिलाफ तशद्दुद का इर्तिकाब करने वाले लोगों का बीजेपी से ताल्लुक़ होने का दावा किया था। हाल ही में कुछ लोगों ने सिंघू बॉर्डर पर एहतजाज करते हुए किसानों पर पथराव किया था और मुबैना तौर पर मुकामी होने का दावा भी किया था। ये लोग किसानों को सिंघू बॉर्डर से जाने के लिए कह रहे थे। उसके बाद किसान और हंगामा करने वाले लोगों का आपस में तसादुम हो गया, जिसमें पथराव हुआ और झड़पें भी हुई, जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी भी हो गए। इस वाक़े में एक SHO भी तलवार से जख्मी हो गया था। इस वाक़े के बाद सहाफ़ी मनदीप पूनिया ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि जो लोग मुकामी होने का दावा करके किसानों पर हमला कर रहे थे वो दरअसल मुकामी नहीं थे बल्कि बीजेपी के कारकुनान थे। नेपाल में इन दिनों सियासी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। पार्लियामेंट की तहलील के बाद मुल्क में दोबारा इंतखाबात कराए जाने के लिए तैयारियां जारी हैं। उली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भी टूट फूट का शिकार होकर 2 टुकड़े हो गई है। ऐसी सूरत हाल में उली आधी ताकत के साथ इख्तिदार दोबारा हासिल करने के लिए
मज़मूम बयानात दे रहे हैं। नेपाली वज़ीर आज़म के.पी. शर्मा ओली ने एक बार फिर असली अयोध्या के मामले को छेड़ते हुए सुर्खियों में आ गए हैं। नेपाल में जारी सियासी बहरान के दरमियान इस मसले से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए ओली भगवान राम की जाए पैदाश को लेकर तनाज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अपने धड़े के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि राम की जाए पैदाश में मंदिर की तामीर का काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि अयोध्यापुरी में राम मंदिर की तामीर के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। भगवान राम की मूर्ति को पहले ही तामीर किया जा चुका है, जबकि मां सीता की मूर्ति की तामीर हो रही है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।